मैथ्स की पढ़ाई। हम सब इसके बारे में कुछ न कुछ सोचते हैं, पर चलिए आज अपनी उस पारंपरिक सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं। इस विषय को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। तो एक मैथ्स क्लास का असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ सही जवाब निकालना या फिर सोचना सीखना? यही वो सवाल है जो हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है, और शायद हमें इस पर सच में दोबारा सोचने की जरूरत है। डेविड वीला ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि बच्चे को ढेर सारा गणित सिखाने से कहीं ज्यादा जरूरी है उसकी सोच को गणितीय बनाना। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली मकसद फॉर्मूले रटाना नहीं है, बल्कि बच्चे को एक ऐसा इंसान बनाना है जो तर्क के साथ, एक सिस्टम के साथ सोच सके। तो फिर सवाल उठता है कि हम मैथ्स पढ़ाते ही क्यों हैं? चलिए इसके पीछे के दो बड़े मकसदों को समझते हैं। एक महान गणितज्ञ थे जॉर्ज पोलिया। उन्होंने बताया कि स्कूलों में गणित पढ़ाने के दो बिल्कुल अलग अलग मकसद होते हैं, एक थोड़ा संकीर्ण और दूसरा बहुत ही व्यापक। और पता है, यही छोटा सा फर्क पढ़ाने के पूरे तरीके को बदल कर रख देता है। जरा यहाँ देखिए, ये दोनों मकसद कितने अलग हैं। एक तरफ है संकीर्ण उद्देश्य, मतलब वो प्रैक्टिकल स्किल्स जो नौकरी के लिए काम आएंगी, जैसे नापतोल, प्रतिशत निकालना। इसे हम गणित का काम चलाओ हिस्सा कह सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ है व्यापक उद्देश्य, जिनका पूरा फोकस बच्चे की सोचने की शक्ति को विकसित करने पर है। ये सिर्फ जवाब ढूंढने के बारे में नहीं है, ये सोचने का एक तरीका सीखने के बारे में है। तो सवाल ये है कि इन व्यापक मकसदों को हासिल कैसे किया जाए? भारत का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, जिसे हम NCF 2005 भी कहते हैं, वो हमें इसका रास्ता दिखाता है। इसका जो सबसे बड़ा सिद्धांत है ना, वो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है कि सीखना हमेशा ठोस चीजों से शुरू होकर अमूर्त विचारों तक जाना चाहिए। मतलब बच्चों को पहले उन चीजों से सिखाना चाहिए जिन्हें वो छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके बाद ही उन्हें किताबी आइडियाज की तरफ लेकर जाना चाहिए। NCF 2005 कहता है कि बच्चों को गणित से डराना नहीं है, उन्हें इसमें मजा आना चाहिए। पहेलियां और खेल उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जबरदस्त तरीके से बढ़ाते हैं। और सबसे जरूरी बात, हर बच्चे में ये विश्वास जगाना कि वो गणित सीख सकता है। सीखना रट्टा मारकर नहीं, बल्कि खेल खेल में होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर हर बच्चा मैथ से प्यार करने लगे तो क्या कमाल हो जाएगा। अच्छा, चलिए अब एक खास टॉपिक पर फोकस करते हैं, ज्योमेट्री, और देखते हैं कि बच्चे इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखते हैं। एक थ्योरी है वैन हेल की थ्योरी। ये एक तरह का रोड मैप है। ये हमें बताता है कि बच्चे कैसे धीरे धीरे सिर्फ शेप्स पहचानने से लेकर मुश्किल लॉजिक तक का सफर तय करते हैं। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। लेवल 0 पर बच्चा बस शक्ल देखकर चीजों को पहचानता है, जैसे अरे ये तो एक डिब्बे जैसा दिख रहा है, बस। फिर आता है लेवल 1, जहां वो उनकी प्रॉपर्टीज को समझने लगते हैं, जैसे स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। लेवल 2 पर पहुंचकर वो इन प्रॉपर्टीज के बीच का कनेक्शन भी देख पाते हैं। लेवल 3 पर वो सबूत दे सकते हैं, और लेवल 4 पर तो वो अलग अलग ज्योमेट्रिक सिस्टम्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। सोचिए क्या जबरदस्त प्रोग्रेस है ये। तो इसी थ्योरी पर एक सवाल, बच्चा किस लेवल पर एक साथ कई सारी शेप्स की प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा सकता है? क्या लगता है? इसका सही जवाब है डी, एनालिसिस। ऐसा इसलिए क्योंकि लेवल 1 ही वो स्टेज है जहां बच्चे सिर्फ एक शेप को देखने से आगे बढ़कर उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उन्हें समझना और उनमें फर्क करना शुरू करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टीचर्स बच्चों को सिखाने के लिए कौन से दो मुख्य तरीके अपनाते हैं। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। पहला है आगमनात्मक, यानी इंडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है, आप बहुत सारे उदाहरणों से शुरू करते हैं और फिर एक जनरल नियम तक पहुंचते हैं। इसे हम खोज आधारित सीखना भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ है निगमनात्मक, यानी डिडक्टिव मेथड। इसमें नियम आपको पहले बता दिया जाता है और फिर आप उसे अलग अलग उदाहरणों पर लगाते हैं। एक जाता है खास से आम की तरफ और दूसरा आम से खास की तरफ। इंडक्टिव मेथड के स्टेप्स देखिए। पहले टीचर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है, फिर स्टूडेंट्स उन एग्जाम्पल्स में कोई पैटर्न या नियम ढूंढते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं और आखिर में नए एग्जाम्पल से अपने बनाए हुए नियम को चेक करते हैं। ये तरीका सीखने वालों को खुद से नतीजे पर पहुंचने की हिम्मत देता है। अब डिडक्टिव मेथड को देखते हैं। यहाँ प्रोसेस बिल्कुल उल्टा है। टीचर सीधे नियम या फॉर्मूले से शुरू करते हैं, फिर स्टूडेंट्स उस नियम को अलग अलग सवालों पर लगाते हैं। वो उस नियम की सच्चाई को टेस्ट करते हैं
और आखिर में और भी उदाहरणों से उसे पक्का कर लेते हैं। ये नियमों को लागू करने का एक ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीका है। चलिए अब कुछ मज़ेदार चीज़ों पर नज़र डालते हैं, वो असली टूल्स जो मैथ्स के मुश्किल आइडियाज़ को भी आसान और दिलचस्प बना देते हैं। ये है जियो बोर्ड। देखने में बहुत सिंपल लेकिन है बड़ा पावरफुल। रबर बैंड्स की मदद से स्टूडेंट्स खुद ही अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, एरिया और पेरीमीटर को समझ सकते हैं और यहाँ तक कि फ्रैक्शंस जैसी चीज़ों को भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये हैंड्स ऑन लर्निंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अबैकस, हो सकता है ये किसी को पुराना कैलकुलेटर लगे, लेकिन ये प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए एक ज़बरदस्त टूल है। ये बच्चों को ये देखने में मदद करता है कि नंबर्स बनते कैसे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इसका इस्तेमाल जोड़, घटाव और फ्रैक्शंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए भी किया जा सकता है। और ये देखिए ग्राफ पेपर, इतनी साधारण सी चीज़ भी एक बहुत ताकतवर टीचिंग टूल हो सकती है। ये डेसिमल्स यानी दशमलव के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए तो एकदम परफेक्ट है। स्टूडेंट्स अपनी आंखों से देख सकते हैं कि 0.1 0.01 से 10 गुना बड़ा क्यों होता है। इससे एक मुश्किल आइडिया भी बिल्कुल ठोस बन जाता है। और ये है डाइन्स ब्लॉक्स। इन्हें खास तौर पर प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए ही बनाया गया है। एक छोटा क्यूब मतलब एक रॉड मतलब 10, एक फ्लैट मतलब 100 और एक बड़ा क्यूब मतलब 1000। इन ब्लॉक्स के साथ खेलते खेलते बच्चे हमारे नंबर सिस्टम के बेस 10 स्ट्रक्चर को फिजिकली महसूस कर सकते हैं। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या मैथ क्लास का मकसद सिर्फ सही जवाब निकालना है, या इसका असली लक्ष्य बच्चों को इतना काबिल बनाना है कि वो तर्क कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और दुनिया को एक लॉजिकल नजरिए से देख सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर टीचर और हर पेरेंट को सोचना चाहिए।